हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो कि चैप्टर 1 है उसका इंट्रोडक्शन से लेकर सॉइल की प्रिपरेशन तक हमने उसको डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सॉइंग। तो सॉइंग क्या प्रोसेस है? प्रिपेयर्ड सॉइल में सीड्स को प्लांट करना ही क्या कहलाता है? सॉइंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन अ प्रिपेयर्ड सॉइल इज नोन एज सॉइंग। अगर हम अच्छा प्रोडक्शन चाहते हैं, अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा जो हम सॉइंग के लिए सीड्स यूज़ कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी के हों, क्लीन हो और हेल्दी हों। अगर ये गुड क्वालिटी के होंगे, क्लीन होंगे और हेल्दी होंगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन खुद ब खुद ही काफ़ी अच्छा होगा। तो बिफोर सॉइंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। ठीक है, तो जितना अच्छा हमें क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए हमें सीड्स की क्वालिटी भी अच्छी लेनी पड़ेगी। इसका एक तरीका ये है कि आप किसी भी कंटेनर में पानी भर लीजिए, ठीक है, और उसमें कुछ सीड्स डाल दीजिए, एक मुट्ठी भर के सीड्स डाल दीजिए। तो उसमें होगा क्या, जो जो भी डैमेज्ड सीड्स हैं या अनहेल्दी सीड्स हैं वो क्या होंगे, वो डैमेज होने के कारण क्या है, उनका वेट कम हो जाएगा और लाइट वेट होने के कारण वो वाटर पर फ्लोट करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अनहेल्दी और हेल्दी सीड्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, सॉइंग के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसमें पहला है ब्रॉडकास्टिंग, सेकंड है ट्रेडिशनल टूल, थर्ड इज सीड ड्रिल, फोर्थ इज ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक है, तो ये काफ़ी पुराना मेथड है। इसमें होता क्या है, इसमें सीड्स को हाथ में लेकर ऐसे प्रिपेयर्ड सॉइल के ऊपर ऐसे फैला दिया जाता है, फेंक कर, हाथ से फेंक कर स्प्रिंकल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे हम? ब्रॉडकास्टिंग इज एन एंशियंट मेथड ऑफ सॉइंग इन विच सीड्स आर स्प्रिंकल्ड विद हैंड्स ऑन द प्रिपेयर्ड सॉइल। ठीक है, तो ये काफ़ी पुराना मेथड है। ठीक है, दूसरा जो अपना मेथड है वो है ट्रेडिशनल टूल। तो ट्रेडिशनल टूल जो होता है वो उसका अपर पार्ट एक फनल शेप्ड कंटेनर का होता है और नीचे से उसमें कुछ पाइप्स निकले होते हैं जिसके दो या तीन एंडिंग होती है, मतलब पाइप से 2 या 3 एंडिंग होती है। ठीक है, तो 2 या 3 पाइप शार्प एंड वाले निकले होते हैं उसमें से। ठीक है, तो जो फनल शेप्ड कंटेनर है उसमें हमें सीड्स फिल कर देने हैं, सीड्स से उसको फिल कर देना है। तो वो सीड्स पाइप के थ्रू होते हुए जो उनकी 2-3 एंडिंग्स हैं पाइप्स की, वो उन एंडिंग्स के थ्रू सॉइल में प्लांट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक ठाक मेथड है, अच्छा है। दिस टूल इज शेप्ड लाइक अ फनल, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। ठीक है, तो इसमें जो फनल के थ्रू जो पाइप्स कनेक्टेड होते हैं उन पाइप्स के थ्रू सीड्स सॉइल के अंदर प्लांट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ट्रेडिशनल टूल। ठीक है, सॉइंग का अगला जो हमारा मेथड है वो अब तक का बेहतरीन मेथड है जिसका नाम है सीड ड्रिल मेथड। ठीक है, तो सीड ड्रिल में एक्चुअली होता क्या है, एक मतलब कल्टीवेटर के साथ कल्टीवेटर की जो थ्रोनी स्ट्रक्चर होती है, कांटों जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनके साथ ही कुछ पाइप्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये पाइप्स ऊपर एक फनल शेप्ड कंटेनर में आकर मिलते हैं। ठीक है, और इस फनल शेप्ड कंटेनर में हम क्या करते हैं, सीड्स को फिल कर देते हैं। इससे क्या होता है, सीड्स पाइप्स के थ्रू थ्रोनी स्ट्रक्चर पर होते हुए ज़मीन में सॉइल के अंदर जाके प्लांट होते हैं और साथ के साथ मिट्टी उसको ढक लेती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। ये एक तरह से बोल सकते हैं कल्टीवेटर और ट्रेडिशनल टूल का कॉम्बो मान सकते हैं इसको, है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Nowadays, seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows seeds uniformly at equal distances and depth. और सीड ड्रिल का क्या फ़ायदा क्या है, तो इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला ये, दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स।
मतलब इसमें क्या होता है, सीड्स क्या है, सॉइल के अंदर प्लांट भी हो रहे हैं, साथ में ऊपर से सॉइल ढक भी जा रही है क्योंकि कल्टीवेटर भी साथ में चल रहा है, ठीक है। तो सीड्स भी प्लांट हो रहे हैं और ऊपर से सॉइल ढक भी जा रही है, तो बर्ड्स उसको खा नहीं सकते, ठीक है। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा क्या है, सॉइंग बाय अ सीड ड्रिल सेव्स लेबर एंड टाइम, मतलब लेबर की भी बचत होती है और टाइम की भी सेविंग होती है। अब बात करते हैं कि जो हम सीड ड्रिल के थ्रू जो प्लांट्स उगने वाले हैं या सीड्स के बीच में हम इक्वल डिस्टेंस रख रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस अगर हम रखेंगे सीड्स के बीच में, तो जब वो प्लांट में ग्रो होंगे, प्लांट में कन्वर्ट होंगे, तो हर एक प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट मिल पाएगी, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे और सफिशिएंट वाटर अवेलेबल हो पाएगा। मतलब उनको अपना न्यूट्रिशन जो सॉइल से मिल रहा है वो शेयर नहीं करना, मतलब किसी को ज़्यादा किसी प्लांट को कम, ऐसा नहीं होगा, सब पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मेथड सीड ड्रिल। और अगला जो हमारा मेथड है वो है ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन मेथड क्या है, कुछ क्रॉप्स ऐसी भी हैं जिनके प्लांट्स पहले नर्सरीज में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो नर्सरीज में उनको ग्रो किया जाता है, जैसे पैडी है, पैडी मतलब राइस है ना, राइस और पैडी में जो डिफरेंस है हम बाद में एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। तो जो पैडी है, पैडी की जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसमें क्या होता है, सीड्स को पहले फील्ड में प्लांट करने से पहले ही नर्सरीज में प्लांट किया जाता है, ठीक है। तो नर्सरीज में जो सीड्स हेल्दी होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, तो जैसे ही वो सीडलिंग में कन्वर्ट होते हैं तो जितने भी हेल्दी वंस सीडलिंग्स हमें मिले वो प्लांट कर देते हैं हम फील्ड में। बस इसी मेथड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, क्योंकि हमने पहले नर्सरी में उगाया फिर उसको ट्रांसप्लांट किया, ठीक है। तो ये मेथड कहलाता है ट्रांसप्लांटेशन। तो इसके बारे में एक बार रीड कर लेते हैं। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. ठीक है। अब बात करते हैं कि पैडी और राइस में डिफरेंस क्या है। तो जैसे गेहूं के ऊपर एक हस्क भूसा टाइप नहीं लगा होता है, जो मतलब हम गेहूं लाते हैं तो उसमें जो जैसी कुछ स्ट्रक्चर आती है ना, गेहूं के ऊपर भूसा सा लगा होता है, ठीक वैसे ही राइस ग्रेन के ऊपर भी कुछ भूसा लगा होता है, यानी कि हस्क लगा होता है, ठीक है। तो हस्क समेत राइस ग्रेन को हम बोलते हैं पैडी, और जैसे ही हम हस्क रिमूव करते हैं तो वो क्या बन जाता है, राइस। मतलब हस्क हटाने के बाद जो हमें मिलता है वो राइस है, और हस्क समेत हम उसको बोलेंगे पैडी, ठीक है। तो ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। हम जानते हैं कि हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही प्लांट्स की भी अच्छी ग्रोथ के लिए उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होता है। इसीलिए प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए जो सब्सटेंसेस हम सॉइल में ऐड करते हैं, बस उन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are known as manure and fertilizers. कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, एक ही फील्ड में एक के बाद एक क्रॉप ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ते ही नहीं हैं, है ना। तो फील्ड को अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ने के कारण ऐसा करने से होता क्या है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है ना। और इसी कारण फार्मर्स को सॉइल को फिर से न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए मैन्योर ऐड करना पड़ता है। बस इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मैन्योरिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बनते कैसे हैं, और दूसरी बात इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहला हम बात करते हैं मैन्योर की, ठीक है। तो मैन्योर होता क्या है, कैसे बनता है। तो मैन्योर बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट हैं उनको एक बड़े से गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसको डीकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो उसको क्या कर देते हैं, उस कचरे को डीकम्पोज कर देते हैं, और डीकम्पोज जो मैटर हमें मिला, बस वही क्या होता है, मैन्योर होता है, ठीक है। मैन्योर के बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, ठीक है।
तो फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं? फर्टिलाइज़र्स एक टाइप के केमिकल होते हैं और इन्हें फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है। और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश और एनपीके। ये सारे फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल्स हैं। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने से क्रॉप की बेटर यील्ड तो होती है, यानी कि अच्छी उपज तो होती है, लेकिन फर्टिलाइज़र्स को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है। ठीक है, और इससे एक और नुकसान होता है, वो ये है कि इसका यूज़ करने से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए और वाटर पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें फर्टिलाइज़र्स की जगह पर ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसको नेचुरल चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके वो बनाया जाता है, इसलिए वो फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है इरिगेशन। जिस तरीके से हमें सरवाइव करने के लिए फूड के साथ साथ वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही प्लांट्स को भी सरवाइव करने के लिए वाटर की रेगुलर ज़रूरत होती है। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स रूट्स के थ्रू सॉइल में प्रेजेंट वाटर को अपने अंदर लेते हैं और वाटर के साथ साथ जो सॉइल में मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए वाटर की रेगुलर ज़रूरत होती है। तो अब जो हमने सीड्स फील्ड में प्लांट करे हैं वो जर्मिनेट होकर सीडलिंग में कन्वर्ट होंगे, वो जर्मिनेट होकर सीडलिंग में कन्वर्ट होंगे। तो सीड्स के जर्मिनेशन और प्लांट को सरवाइव करने के लिए दोनों के लिए ही वाटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए फील्ड्स में रेगुलर वाटरिंग की जाती है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन। ठीक है, सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? जो हम प्लांट्स को रेगुलर इंटरवल्स में पानी सप्लाई करते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। तो इरिगेशन तो हमने समझा, अब इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? तो इरिगेशन के सोर्सेज हैं वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? इरिगेशन के सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते थे? पहले के टाइम में हम इरिगेशन के लिए ह्यूमन लेबर और कैटल लेबर यूज़ करते थे, है ना? इन्हीं मेथड्स को हम क्या बोलते थे? ट्रेडिशनल मेथड्स। इसी कारण ये ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते थे? काफ़ी सस्ते होते थे। ठीक है, तो इनके कुछ नाम हैं। पहला है मोट यानी कि पुली सिस्टम, सेकंड है चेन पंप, थर्ड है ढैकली और फोर्थ है रहट। तो ये हमारे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स। अब बात करते हैं अपन मॉडर्न मेथड्स की। जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो क्या हैं? इसमें भी दो टाइप्स हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम पे डिस्कस करते हैं। आपने गार्डन्स में ग्रास को वाटरिंग करने के लिए एक वर्टिकल पाइप लगा हुआ देखा होगा। वर्टिकल पाइप के ऊपर नोज़ल लगा होता है, ठीक है, और वो नोज़ल घूमता रहता है। इसके कारण क्या होता है? जो पाइप में से पानी निकल रहा है वो भी एक सर्कल शेप में रोटेट होने लगता है। तो ग्रास में एक बड़े से सर्कल एरिया में पूरी ग्रास को वाटरिंग कर देते हैं। बस इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम? स्प्रिंकलर सिस्टम। यही थोड़ा बड़े पैमाने पर होता है। जैसे इसमें क्या होता है? कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स मेन पाइपलाइन से कनेक्ट होते हैं और इन परपेंडिकुलर पाइप्स के टॉप पर नोजल्स लगे होते हैं। तो जब मेन पाइपलाइन से प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है तो वाटर पाइप्स में से होता हुआ नोजल्स के थ्रू बारिश की तरह स्प्रिंकलर होता हुआ क्रॉप्स के ऊपर गिरता है। बस इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम। और ये जो है स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। अगला जो मेथड है वो है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है? फील्ड में हम काफ़ी सारे पाइप्स बिछा देते हैं, ठीक है, और जहाँ जहाँ प्लांट ज़मीन को मिल रहा है वहाँ वहाँ पाइप्स में होल्स कर देते हैं छोटे छोटे से। तो पानी इन छोटे छोटे होल्स में से होता हुआ
सीधे प्लांट की रूट्स में जाकर गिरता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पानी काफ़ी सेव होता है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। और ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए और ट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर तो ये वरदान की तरह है, क्योंकि कम पानी में भी हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। हम जब भी कोई प्लांट उगाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस प्लांट के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं जिनको हमने ग्रो करा ही नहीं, ठीक है। ठीक वैसा ही क्रॉप्स के साथ भी होता है। जो हम क्रॉप ग्रो करने जा रहे हैं या जो ग्रो करते हैं उसके साथ भी काफ़ी सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स वहाँ पर उग जाते हैं। इन्हीं प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स, ठीक है। तो इन वीड्स के उग जाने से भले हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन क्रॉप्स को यानी कि प्लांट्स को दिक्कत होती है, क्योंकि सॉइल में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, सॉइल में जो फर्टिलाइज़र हमने ऐड करे हैं, सॉइल में जो वाटर है, ये सारा उनको किसके साथ शेयर करना पड़ता है, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स के साथ उनको शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इसी कारण इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। हम खुद को ही ले लें, अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं या हमारे पास कोई बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, और कोई 2-3 हमारे कज़न्स या कोई भी आ जाए, है ना, और मम्मा कहेगी उसको भी दो, तो हमें थोड़ा बुरा तो लगता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो ये वीड्स हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है वीडिंग, है ना। वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है वीडिंग, ठीक है। तो वीड्स को या तो हम हाथ से उखाड़ कर अलग कर सकते हैं, या फिर वीडीसाइड्स आते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप्स का टाइम इंटरवल पूरा होने के बाद उन्हें कट कर लिया जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग या तो सिकल एपरेटस के थ्रू की जाती है, या हार्वेस्टर मशीन के थ्रू, या कंबाइन मशीन के थ्रू की जाती है, ठीक है। सिकल जो है, सिकल को हाथ से पकड़कर प्लांट्स को कट कर लिया जाता है, और हार्वेस्टिंग तो खुद एक मशीन है, ठीक है, इसमें ह्यूमन लेबर ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात, इसके बाद हमें ग्रेन्स से हस्क को रिमूव करना होता है। तो ग्रेन्स से हस्क को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रेशिंग, ठीक है। तो हमने 2 प्रोसेस पढ़ा, एक तो हार्वेस्टिंग, दूसरा थ्रेशिंग, ठीक है। तो एक ऐसी मशीन भी है जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों काम एक साथ हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कंबाइन मशीन, ठीक है। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है स्टोरेज, ठीक है। तो अब तक जो भी हमने फूड ग्रेन इकट्ठा किया उसे काफ़ी लंबे टाइम तक सेफ प्लेस पर स्टोर करके रखना होता है, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स को ऐसी जगह पर स्टोर करके रखा जाता है जहाँ पर इन्हें मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से दूर रखा जा सके, ठीक है। इसीलिए ग्रेन्स को लार्ज स्केल पर साइलोज और ग्रेनरीज में रखा जाता है, ताकि उन्हें रैट्स, इंसेक्ट्स, बाकी इन सब से क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें।